नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया की इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था की उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम में 15, 50 और 100 शब्दों के दृष्टिकोण से जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसी क्रम में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन सुप्रीम कोर्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम इसको जानेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अगर उसका एनालिसिस हम करने के लिए जाएं तो इस क्रम में सबसे पहले आप देखोगे जो एग्जाम के पॉइंट से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक एक हम एनालिसिस करने का प्रयास आपके सामने करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से आरएस मुख्य परीक्षा में आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले भारतीय एकीकृत न्याय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है और ये मान लीजिए आपको 50 वर्ड्स में आरएस मेंस में पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय की प्रमुख शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में आ सकता है, 100 शब्दों में आ सकता है। तीसरा क्रम, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल जुडिक्शन पावर ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, और इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। यह भी क्वेश्चन आपका 100 शब्दों में अर्थात 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह क्वेश्चन आपका 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद निर्णयों के पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 50 शब्दों में आ सकता है, 50 वर्ड्स में। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में न्यायिक सक्रियता के कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनेगा दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल एक्टिविज्म के रीजंस क्या है, इसका आपका 100 शब्दों में क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री निकाय के रूप में, परामर्शदात्री निकाय के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। क्या राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है। यहां पर जो विकास शब्द है यहां पर आएगा, किस प्रकार से एक निकाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करता है, क्या राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है, तो ये इसका भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं। What do you mean by the appellate jurisdiction of the Supreme Court, ये क्वेश्चन आपका 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं, ये आपका 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में पूछा गया है पहले, तो ये आपका 50 वर्ड्स में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट वाज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके, तो ये क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में दोस्तों आ सकता है। अब सबसे पहले हम इसकी एक एक पावर्स को देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा गया, भारतीय एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंडियन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है। भारतीय
एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है, इंडियन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आप इसमें बताओगे कि भारतीय संविधान की भाग 5 में पार्ट 5 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 124 से 147 के मध्य किया गया है। 147 के मध्य किया गया है। भारत में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, भारत में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, एवं एक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की एक लंबी श्रृंखला है। अब इसको मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि भारत में अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, तो इस ट्रायंगल के सबसे ऊपर जो है यहां पर यह सुप्रीम कोर्ट है, फिर लगभग सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, अधिकांश हाई कोर्ट के अंतर्गत एक राज्य और कई हाई कोर्ट के अधीन एक से अधिक राज्य है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे और लोअर कोर्ट्स हैं। तो ध्यान रखना, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भारत में सभी न्यायालय ऊपर से नीचे आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका अर्थ क्या हो दोस्तों, जैसे भारत में किसी लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नाम उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम फेडरल कोर्ट नहीं है। जहां पर फेडरल कोर्ट होगा जैसे अमेरिका में, वहां पर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो नीचे वाले कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक राज्य की अलग अलग न्यायिक व्यवस्था है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास केवल एक ही काम है कि जब भी संघ और उसके राज्य की इकाइयों के मध्य किसी प्रकार का विवाद होगा तो उस विवाद का समाधान वहां का संघीय न्यायालय करता है, और संघीय न्यायालय का एक ही काम होता है। लेकिन भारत एकीकृत न्याय व्यवस्था जुड़ा हुआ है, जहां ऊपर से नीचे तक पूरी कैटेगरी जुड़ी हुई है। इसी को हम कहते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की प्रमुख शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। जैसा कि मैंने कहा, जहां पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आएगा, मतलब जहां पर शॉर्ट नोट आएगा, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह देखना है कि आपकी शब्द सीमा क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर शब्द सीमा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु जो इसकी
होंगे उनको आपको फोकस करना है। जितना पॉइंट्स आप लिखें वो पॉइंट्स पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हैं वो आपको प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने हैं। जहां पर नहीं आता है उसको छोड़ना ज्यादा बेहतर होगा। प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना है। एक अनुपात और संतुलन का जरूर ध्यान रखना है। अनुपात और संतुलन का मतलब यहां पर होगा, जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख शक्तियां पूछी गई है तो आपको एक शक्ति न्यायिक समीक्षा की बहुत ज्यादा आती है, उसको आपने 50 शब्दों में लिख दिया और बाकी को केवल 5 शब्दों में लिखा तो यह अनुपात सही नहीं रहेगा। इसलिए आपका अनुपात एवं संतुलन भी यहां पर बहुत बेहतर होना जरूरी है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, आप थोड़ा सा संवैधानिक स्थिति बना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। इसकी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। द इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो इस प्रकार है। प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। अब इसकी इंपॉर्टेंट पावर्स क्या दोस्तों, उसको मैं एक एक पॉइंट दिखाऊंगा और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो कि आपको शब्द सीमा का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा में आपका जो प्रश्न आएगा वो अधिकतम 100 वर्ड्स में आ सकता है। 100 शब्दों में अधिकतम आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, सबसे पहले इस प्रकार है। इस प्रकार में हम क्या क्या पॉइंट्स को यहां पर डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, उसको अगर हम देखें कि प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है तो स्पेशली 5 तो आपको लिखनी है। वो कौन सी है? नंबर 1, पहली शक्ति मूल अधिकारिता की शक्ति। पहली शक्ति मूल अधिकारिता शक्ति। नंबर 2 अपीलीय अधिकारिता। नंबर 2 जो है अपीलिएट जुडिक्शन, अपीलीय अधिकारिता। नंबर 3 जो है वो आपकी न्यायिक समीक्षा, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। नंबर 4 जो है अभिलेख न्यायालय, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। और नंबर 5 जो है वो आपकी है रिट अधिकारिता शक्ति, जिसको हम कहते हैं रिट जुडिक्शन। 5 और उसके बाद छठा दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, 6th पावर जो इसकी है उसको हम कहेंगे परामर्शदात्री निकाय। परामर्शदात्री निकाय की शक्ति को भी देखने का हम प्रयास करेंगे। परामर्शदात्री निकाय वाली शक्ति। और एक आप लोग ध्यान रखना, लिखना चाहो तो हम ये भी डाल सकते हैं न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। तो जैसा कि आप सबसे पहले आप देखोगे यहां पर मैंने एक शब्द लिखा शब्द सीमा, मतलब शब्द सीमा 100 वर्ड है। महत्वपूर्ण बिंदु आपको सबसे पहले निकालने होंगे कि ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हो, जैसे मूल अधिकारिता की शक्ति, अपीलीय अधिकारिता की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अभिलेख न्यायालय, रिट अधिकारिता, परामर्शदात्री निकाय, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अपनी शक्ति को संज्ञान में लेना, तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर प्रेजेंट करने दोस्तों। तो फोकस पॉइंट जो है वो मैंने कहा कि फोकस पॉइंट्स को क्लियर करना है और उसका अनुपात और संतुलन बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। ये आपका पॉइंट यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल जुडिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ध्यान रखना, अगर ये 100 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है, 100 शब्दों में पूछा गया है, तो 100 शब्दों में जब क्वेश्चन पूछा गया है
तब आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी होगी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। नंबर 1 पूछा गया है कि मूल अधिकारिता शक्ति क्या है। मूल अधिकारिता शक्ति क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वो इसी का पार्ट है कि मूल अधिकारिता की सीमाएं क्या है। मूल अधिकारिता की सीमाएं क्या है। जब इस टाइप से उत्तर लिखोगे तब आपको ध्यान रखना है 70% वर्ड्स जो है, मतलब अगर 100 शब्दों का है तो 70-80 शब्द तो आपको यहां लिखने हैं, और मूल अधिकारिता की सीमाएं क्या है ये 30% वर्ड्स आपको यहां पर देने हैं। इस टाइप से आपको इसका एक संतुलन स्टैब्लिश करना है। इस प्रकार से आपको एक संतुलन स्टैब्लिश करना है। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना मूल अधिकारिता की शक्ति क्या है। यहां पर मूल अधिकारिता शक्ति का सबसे पहले अगर आप परिभाषा लिखोगे तो परिभाषा में यहां पर आएगा दोस्तों स्पष्ट रूप से कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत राज्यों का संघ है। अतः इस क्रम में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य जैसे केंद्र वर्सेज राज्य या राज्य वर्सेज राज्य या राज्यों वर्सेज राज्य हो सकता है। केंद्र वर्सेज राज्य जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य नदी जल को लेकर विवाद पैदा हो जाता है, या दो राज्यों के मध्य नदी जल को लेकर विवाद हो जाता है, या विषयों को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा पैदा होता है, तो भारत राज्यों का संघ है। अतः इस क्रम में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य जैसे केंद्र वर्सेज राज्य या राज्य वर्सेज राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के विवादों के समाधान के लिए, इस प्रकार के विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में, या मैं कह सकता हूं उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष मूल न्याय निहित है। अब आप कहोगे सर यहां पर इस शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां विशेष का अर्थ होगा, यहां विशेष का अर्थ होगा किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। और दोस्तों यहां पर एक शब्द और है, मूल का मतलब क्या होगा? मूल का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट ही इसकी प्रथम सुनवाई करेगा और अंतिम निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अंतिम निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता शक्ति के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब बिंदु आएगा कि मूल अधिकारिता की यहां पर सीमाएं क्या है
मूल अधिकारिता की यहां पर सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो ध्यान रखना यहां सीमा का अर्थ है, सीमा का अर्थ है कि संघ राज्य के मध्य उत्पन्न वे विवाद, मतलब संघ और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न वे विवाद जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर है, अधिकारिता से बाहर है, वो सब के सब इसकी सीमाओं में आएंगे। मतलब यदि संघ और राज्य के मध्य विवाद होता है या राज्य राज्य के मध्य विवाद होता है परंतु वो सुप्रीम कोर्ट की सीमा से बाहर होगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो कौन से होंगे, जैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त आयोग की स्थापना करती है और वित्त आयोग अपने किसी प्रकार की रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट को लेकर अगर विवाद पैदा होता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। वित्त आयोग को सौंपे गए मामले, वित्त आयोग को सौंपे गए मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार नंबर 2 जो है मैं यहां ऊपर लिखता हूं, सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा नदी जल विवाद। अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पैदा होता है तो आपको पता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी प्रकार का जल विवाद उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के विवादों की सुनवाई का अधिकार संसद के पास में है। हां, यह बात अलग है कि कोई फैसला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? दोस्तों ध्यान रखना, इसको आपको दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर पहला आप ये बताओगे कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? और सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आवश्यकता महसूस क्यों हुई। मतलब सबसे पहले आपको सीधा सीधा उत्तर लिखना है, लेकिन सबसे पहले यह जानना है कि इस प्रश्न के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो न्यायिक समीक्षा क्या है और दूसरा आवश्यकता महसूस क्यों। मैंने कई लोगों को देखा दोस्तों, उनको कोई मतलब नहीं, उनको जो आता है वो लिख के आते हैं। ऐसा नहीं करना है। मेंस आपको बहुत बड़ी मेहनत के बाद लिखने को मिलता है, इसलिए बहुत सोच समझ के उत्तर वहां पर प्रस्तुत करने चाहिए। तो यहां पर ये पॉइंट आपका यहां पर होगा, आवश्यकता महसूस क्यों हुई। दोस्तों यहां पर देखो, सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा जो आपको प्रेजेंट करना है वो क्या करना है, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, पहले मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद आपको लिखूंगा। देखो, भारत में संविधान जो है, भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। ध्यान रखना, अगर हमसे पूछें कि हमारे देश का सुप्रीम लॉ कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि हमारे देश का सुप्रीम लॉ कौन सा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। फिर भी यदि भविष्य में किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बताइए, फिर भी भविष्य में किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो इस क्रम में भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान संघ स्तर पर संसद को
संघ स्तर पर संसद को और राज्य स्तर पर राज्य विधान मंडल को यह अधिकार देता है, राज्य विधान मंडल को यह अधिकार देता है कि ये मिलकर के अलग अलग, जैसे संसद अपने संघीय सूची के विषय पर और राज्य जो है राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर नए कानून बना सकते हैं, नए कानून बना सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी नया कानून बनाया जाए वो नया कानून इस सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान के अनुरूप होना चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नया कानून है, नया कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। वह अनुरूप है या नहीं, इसकी समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इसी को हम सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यदि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की समीक्षा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो यहां पर दोस्तों आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई ताकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा जा सके, टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए पहला पॉइंट तो ये होगा। नंबर 2 दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। नंबर 3 आप लोग दोस्तों यहां पर ध्यान रखोगे, थर्ड पॉइंट, संसद ऑब्लिक सरकार को तानाशाही बनने से रोकने के लिए, तानाशाही बनने से रोकने के लिए, मान लो कि ऐसे तो कोई बहुमत वाली सरकार आ जाएगी और वो जैसे चाहे वैसे कर देगी, तो इस स्थिति में तो आप लोग ध्यान रखना फिर संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और चौथा ध्यान रखना, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन के लिए भी यह अधिकार दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखे, इसके लिए भी यह अधिकार देने के लिए भी ऐसा किया गया। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। निर्णयों के पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन मात्र 50 शब्दों में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका मात्र 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में आ सकता है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय, मतलब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने ही निर्णय को, अपने ही निर्णय को भविष्य में बदल सकता है।
अपने निर्णय को भविष्य में बदल सकता है, तो इसी शक्ति को सुप्रीम कोर्ट की निर्णयों का पुनर्विलोकन कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट किसी और की समीक्षा करता है और निर्णयों के पुनर्विलोकन में सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी समीक्षा करता है। जैसे आप देखिए, जब 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार जो है ये बेसिकली मौलिक अधिकार नहीं है, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट बदलती हुई परिस्थितियों में अपने डिसीजन को बदलते तो सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को निर्णयों का पुनर्विलोकन कहा जाता है। यह आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद रखना है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था 2017 में, अगस्त 2017 में बाकायदा पीठ ने कहा कि एक न्यायाधीशों की पूरी पीठ बैठी थी, इसने कहा कि यस दिस इज ए फंडामेंटल राइट। तो ये आपका पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपसे पास पूछे कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी आ सकता है। न्यायपालिका की जो एक्टिवनेस दिखाई दे रही है उसी को हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका की सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका की सक्रियता। ये सक्रियता दो रूपों में हो सकती है, दो रूपों में हो सकती है। पहली बात तो ध्यान रखना, अपने क्षेत्र में, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अपना क्षेत्र है या हाई कोर्ट का जो अपना क्षेत्र है, उस अपने क्षेत्र में वो सक्रियता दिखाए, और दूसरा दूसरों के क्षेत्र में, दूसरा होगा दूसरों के क्षेत्र में। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा, सर अपने क्षेत्र का मतलब क्या है। यहां पर अपने क्षेत्र का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट अपने कर्तव्यों का पालन सक्रियता एवं समयबद्ध तरीके से करे, तो ध्यान रखना यह भी एक प्रकार की सक्रियता है। जैसे मान लो अभी आपने देखा, उसका सबसे बड़ा काम क्या अपने क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा काम है न्याय करना, जस्टिस करना। कई बार न्याय करने में अगर 20 साल आपने लगा दिए तो दिस इज नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म। किसी के साथ रेप हुआ, 6 महीने तक अब्यूजन चला और 6 महीने बाद उसको सजा मिल गई, दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। आजकल न्यायपालिका इस प्रकार की भूमिका अदा कर रही है, इसको हम कहेंगे न्यायिक सक्रियता। दूसरों के क्षेत्र का मतलब क्या होगा, तो इसको ज्यादा वरीयता देनी है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का ज्यादा अर्थ यहीं से है, ज्यादा अर्थ यहीं से है। अब इसमें आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा जब न्यायपालिका मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिख के जाता है, जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के काम में हस्तक्षेप करती है, तो न्यायपालिका की इस भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट राइट, ये गलत होगा। क्या होगा, जब न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर, ध्यान रखना संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के दायरे में रहकर कार्यपालिका मतलब सरकार, कार्यपालिका या
विधायिका मतलब संसद और राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों का संज्ञान लेती है, संज्ञान लेती है। देखो मैंने हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग नहीं किया है, संज्ञान लेती है, तो इस भूमिका को भी न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इस भूमिका को भी न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यह पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह फर्स्ट पार्ट हुआ इस उत्तर का। आपसे पूछे कि क्या न्यायिक सक्रियता का आधार है कुछ, तो ध्यान रखना आधार जो है एक तो होगा आर्टिकल 13(2) के माध्यम से न्यायपालिका सक्रिय हो सकती है। दूसरा अनुच्छेद 32 के माध्यम से सक्रिय हो सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के पॉइंट से। अनुच्छेद 226 के पॉइंट से सक्रिय हो सकती है, हाईकोर्ट सक्रिय हो सकता है इस पॉइंट से। तो ये हो जाएंगे आधार। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आएगा कि न्यायिक सक्रियता के कारण क्या है, कि वर्तमान में न्यायपालिका इतनी सक्रिय क्यों दिखाई दे रही है। तो ये पॉइंट जब आए तो आप क्या लिखोगे, न्यायिक सक्रियता के कारण द कॉजेस बिहाइंड द जुडिशियल एक्टिविज्म। तब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तब आपका उत्तर यहां पर होगा नंबर 1। आप लोग ध्यान रखना, जैसे आज की तारीख में सरकार भी सक्रिय है, न्यायपालिका भी सक्रिय है, संसद भी सक्रिय है। क्यों? क्योंकि इन सब को बनाने वाला आम नागरिक सक्रिय है। तो इसका पहला पॉइंट होगा जनता का जागरूक होना। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय हो गया है, इसलिए सब अधिकरण भी सक्रिय हो गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज आपको पता है कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, भूमंडलीकरण के इस युग में, और जो संचार क्रांति आई है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन जो आया है, उस संचार क्रांति ने आम आदमी को उसके अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज आपको पता है कि केरल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में बैठा व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। तो आज जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से भी आपको पता है एक आम आदमी अपनी पीड़ा को पहुंचा सकता है, और जिसके कारण यह सक्रियता बढ़ी है। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट न्यायिक सक्रियता का तीसरा कारण होगा मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया। एक दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब गठबंधन सरकारें आती हैं तब न्यायपालिका की भूमिका मजबूत हो जाती है। गठबंधन सरकारों का दौर, ध्यान रखना, जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है तब भी ये होता है। और एक आपको पता है कि आजकल आम आदमी अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL, जिसको हम कहते हैं जनहित याचिका, PIL की भूमिका भी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आम आदमी मौका लगते ही अपनी PIL को दायर कर देता है और उससे न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। और छठा पॉइंट और चाहो डाल सकते हो, सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाना। सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भी न्यायपालिका सक्रिय हुई है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री निकाय के रूप में किस प्रकार से काम करता है। परामर्शदात्री विकास हो गया है, ये यहां पर शब्द जो आएगा वो आपका आएगा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। क्या राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है? तो दोस्तों मैं इसको 100 शब्दों में समझाने के लिए एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपका ग्राफिकल से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो होगा वो होगा, आप लिख लेना, मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। आर्टिकल 143 के तहत सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अनुच्छेद 143, मतलब संविधान के पास चला गया।
आर्टिकल 143 के तहत, एक मिनट, यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। पहली बात तो आर्टिकल 143 जो है हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देता है कि 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अब राष्ट्रपति जो परामर्श लेगा वो बेसिकली परामर्श जो है वह दो प्रकार के मुद्दों पर ले सकता है। दो प्रकार के मुद्दों पर परामर्श ले सकता है। अब आप कहोगे सर ये दो प्रकार के इश्यूज कौन से हैं जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो उसमें पहला जो होगा लोकहित से जुड़े मसले, लोकहित से जुड़े मुद्दों पर, मतलब ऐसे इश्यूज जो जनता से जुड़े हुए हैं उस पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। और ये आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो सलाह लेता है वो खुद अपने मन से तो लेता नहीं है, वो बेसिकली राष्ट्रपति किसकी सलाह पर सलाह लेता है? तो यहां पर होगा ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मतलब पीछे से सरकार का जो वास्तविक परिषद है मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह पर ऐसा करता है। दो प्रकार के मुद्दों पर, नंबर एक लोकहित के मुद्दे पर और दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि पर। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संधि जो संविधान बनने से पहले कोई संधि हुई थी, जैसे मान लो भारत और नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी, या मान लीजिए भारत में कश्मीर का विलय हुआ एक संधि के तहत। तो कोई भी ऐसी संधि जो संवैधानिक पूर्व हो या पूर्व संवैधानिक संधि हो या कोई समझौता हो, अगर उस पर चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो पहली बात तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो परामर्श लेता है वो किसकी सलाह पर लेता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेता है। यह परामर्श दो प्रकार के मुद्दों पर हो सकता है। नंबर एक लोकहित से जुड़े मुद्दे, लोकहित जनता, जैसे मान लीजिए लोकहित से जुड़ा मुद्दा है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ले, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण, या कोरोना से जुड़ा हुआ, कोरोना मेडिकल लाइन पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ले, मेडिकल लाइन पर कि हमें क्या करना चाहिए, कोई ऐसा मसला हो जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, मान लीजिए कोई भी समझौता हो, यहां पर कोई भी संधि समझौता हो सकता है। तो अब यहां पर देखिए तीसरा पक्ष आएगा, तीसरा पक्ष जो है वो आएगा सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये तो मैंने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किन मुद्दों पर? तो ये दो प्रकार के मुद्दों पर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा, सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा, या मैं कह दूं परामर्श शब्द ज्यादा सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसमें आप लोग ध्यान रखना
सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसको अपन लिखें तो नंबर 1 और नंबर 2 फिर आप इसको डालना होगा। पहला में लिख दिया प्रथम मुद्दा या प्रथम मुद्दे। प्रथम मुद्दे कौन से होंगे? जो लोक हित से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, प्रथम मुद्दे के मसले पर वह सलाह दे भी सकता है, सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। मतलब देखो, आप सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जनता से जुड़ा मुद्दा, आप जनता के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, आप फैसला कीजिए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, मतलब कोई संधि या समझौते का मुद्दा है, तो दूसरे मुद्दे पर आप लोग ध्यान रखना, यहां पर सलाह देना अनिवार्य है, सलाह देना अनिवार्य है। सेकंड जो इशू है वहां पर सलाह देना अनिवार्य होगा, यह बिंदु आपको यहां पर आना चाहिए। जो सेकंड इश्यू है उसमें सलाह देना अनिवार्य होगा। अगर राष्ट्रपति किसी मुद्दे पूछता है, यहां पर आप देखिए, चाहे सलाह इस मुद्दे पर आए, प्रथम मुद्दे पे, और चाहे दूसरे मुद्दे पे सलाह आए, इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है? मतलब उस पर बाध्यकारी नहीं होगा कि आपको सलाह माननी पड़ेगी। तो यह पॉइंट आपको समझता है। सुप्रीम कोर्ट की अब सॉरी, मैं ये क्वेश्चन जो था ये यहां का था, मैं गलती से इसका उत्तर लिख दिया, तो यहां कोई बात नहीं, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसका था और मैंने सॉरी माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया किसका? परामर्शदात्री निकाय के रूप में भूमिका। जो मैं पेज बदल गया, मुझे पता नहीं लगा, ये किसका उत्तर होगा? परामर्शदात्री निकाय के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है उसका ये उत्तर है कि सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री निकाय की शक्ति से आप क्या समझते हो, तब उसका उत्तर ये वाला आएगा, ये वाला उत्तर आपका आएगा। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना है। और जो पहले वाला क्वेश्चन था, मतलब यहां वाला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता शक्ति से आप क्या समझते हैं, उसको हम अलग से करवा देंगे। ये पॉइंट आप लोग मैं यहां पे कर देता हूं, तो पहले इसको एकदम क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का, ये आगे वाला क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हमने गलती से उस पेज पे लिख दिया इसका उत्तर, तो कोई बात नहीं, आप इसको टैकल कर लेना। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय, तो आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, अतः किसी हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है और नया निर्णय दे सकता है। ये जो मसला होगा ये बेसिकली 3 मामलों में होगा, जैसे सिविल मामले, आपराधिक मामले और ये वाला। तो यहां पर आप
ये पॉइंट ध्यान रखना, मैंने 7वें क्वेश्चन का उत्तर आगे लिख दिया है और जो 8वां क्वेश्चन था उसका उत्तर पीछे है। ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है आपका अभिलेख या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं, तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि यहां तो दिया हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अभिलेख न्यायालय कैसे काम करता है। तो इसमें आप सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट होगा कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 एवं 215 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, जिसका अर्थ है कि इनके द्वारा दिए गए निर्णय, इनके द्वारा दिए गए निर्णय या कार्यवाही किस प्रकार से प्रोसीडिंग चलती है, इनके द्वारा दिए गए निर्णय या कार्रवाई को भविष्य में सार्वकालिक अभिलेख के रूप में अनुसरण किया जाएगा। अनुसरण किया जाएगा अर्थात अन्य कोर्ट उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर पर अपनी गाइडलाइन दी या एनकाउंटर पर कोई निर्णय दिया, किसी का एनकाउंटर हो गया है, तो उस पर अगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, तो भविष्य में देश के अन्य न्यायालय और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस भी उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इसी भूमिका को आप लोग ध्यान रखना, अभिलेख न्यायालय और 215 के तहत इसी भूमिका को, हाई कोर्ट की भूमिका को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद को दिया गया है, ताकि संसद जो है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके पास में होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अगर ये प्रक्रिया हम लिखें तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि 3 पॉइंट का हम सार लिखेंगे। पहली बात तो ये जो हटाने की प्रक्रिया है इसका उल्लेख आर्टिकल 124(4) में दिया गया है। हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में है। दूसरा, हम यह भी ध्यान रखेंगे कि हटाने का अधिकार जो है
हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वो है आधार, कि बेस क्या है हटाने का, तो कदाचार मतलब भ्रष्टाचार या कोई अन्य प्रकार का गलत आचरण, ऑब्लिक वो अपना काम करने में असमर्थ हो लेकिन उसके बावजूद भी पद नहीं छोड़ रहा हो, असमर्थता। तो ये 3 पॉइंट तो आपको अपने बेस में डालना हो। सबसे पहले होगा क्या कि हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में किया गया है, हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है, आधार क्या है कदाचार और असमर्थता, और 4th पॉइंट ध्यान रखना आप यहां पर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है प्रक्रिया, उसमें आप ध्यान रखना संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। अब जब आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखने में ये 4 पॉइंट्स आपको जरूर कवर करने हैं। इसलिए इस प्रकार के उत्तर लिखते समय आप स्टेप्स का प्रयोग करें। इस प्रकार के उत्तर को लिखते समय स्टेप्स का प्रयोग करें। अब आप कहोगे सर यहां स्टेप का मतलब क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया जिस सदन से शुरू की जाएगी उस सदन के कम से कम, यह लाइन आना बहुत जरूरी है, कम से कम अब यहां पर आ जाएगा लोकसभा। यदि वो सदन लोकसभा है तो लोकसभा की कम से कम 100, और यदि वो हाउस राज्यसभा है तो कम से कम 50 सदस्य निष्कासन प्रस्ताव लेकर आएंगे। रिमूवल मोशन, निष्कासन प्रस्ताव लेकर आएंगे। मतलब सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी सदन हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिस सदन के लोग कर रहे हैं, अगर वो सदन लोकसभा है तो लोकसभा कम से कम 100, और वो अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा कम से कम 50 सदस्य सबसे पहले निष्कासन प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब दूसरा क्या होगा दोस्तों, फिर हम लिखेंगे स्टेप सेकंड। अब किसके पास जाएगा, अगर वो हाउस लोकसभा है तो अध्यक्ष के पास, और वो हाउस राज्यसभा है तो सभापति के पास वो निष्कासन प्रस्ताव जाएगा। अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति को ये अधिकार है कि वे उस निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। वे उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर अस्वीकार कर दिया तो वहीं रुक जाएगा, और स्वीकार कर लिया तो आगे बढ़ेगा। अब यदि आगे बढ़ेंगे हम और स्टेप 3 पे चलते हैं। यदि अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति ने स्वीकार कर लिया तो वह 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाते हैं। मतलब अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति को अधिकार दिया गया है कि वो 3 सदस्यों की एक जांच समिति बना लेंगे। जो जांच समिति बनाई जाएगी उसमें एक तो होगा कौन, जांच समिति में
एक तो होगा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, एक होगा किसी हाई कोर्ट का सीजे, और तीसरा कोई विधि विशेषज्ञ रखा जाएगा, एक्सपर्ट। ये 3 से ये बनेगी और ये समिति का कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है। ये समिति अपनी जांच करके एक जांच रिपोर्ट तैयार करती है, जांच रिपोर्ट तैयार करती है, जांच रिपोर्ट तैयार करती है। अब आप लोग ध्यान रखना, आएगा आपका स्टेप 4th। जांच रिपोर्ट कहां आएगी? प्रथम सदन में। प्रथम सदन विशेष बहुमत से पास कर दे, मतलब उस जांच आधार पर अगर उस जांच में दोषी है और प्रथम सदन विशेष बहुमत से पास कर दे तो फिर स्टेप होगा स्टेप 5th। स्टेप 5th में क्या होगा? स्टेप 5th में होगा कि यदि सेकंड हाउस भी विशेष बहुमत से पास कर दे, सेकंड हाउस भी विशेष बहुमत से पास कर दे, तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही उसे उसी दिन उस पद से हटना होगा। ये उस जांच प्रक्रिया में आएगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से उस उत्तर को नहीं लिख सकते, इसी प्रकार से उत्तर को आपको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि भारतीय न्यायपालिका मतलब भारतीय संविधान किस प्रकार प्रावधान करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके। मान लीजिए आप देखोगे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषद की सलाह पर, तो जज को हमेशा डर रहेगा कि यार मेरी नियुक्ति इन्होंने की, मुझे हटा सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आपको पॉइंट वाइज उत्तर लिख देना है। तो यहां पर आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वो करता है वो क्या क्या है? नंबर 1, वो जो प्रोविजंस करता है क्या क्या प्रावधान करता है? नंबर 1, ये भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता की है। नंबर 1, पहला, नियुक्ति का तरीका। सबसे पहला नियुक्ति का तरीका, जिसे वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। आपको पता है अभी 2 साल पहले भारतीय संसद ने नियुक्ति आयोग की स्थापना कर दी थी कि सरकार इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित कर दिया था। इसलिए आज भी कौन सा जज आएगा उसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सरकार के पास नाम भेजता है, फिर उन नामों में से सरकार एक नाम को छांट करके जज बनाती है। मतलब आज भी जो तरीका है वो काफी हद तक संसद, सरकार और न्यायपालिका के सहयोग और समन्वय से है। नंबर 1। नंबर 2, कार्यकाल की सुरक्षा। अगर किसी जज को नियुक्त कर दिया गया है तो उसकी कार्यकाल की सुरक्षा है कि वह 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। हाई कोर्ट में 62 साल कार्यकाल की सुरक्षा कर दी गई है। तीसरा, आपको पता है हटाने की प्रक्रिया, अभी मैंने आपको लिखी कि उसे हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। हटाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, काफी जटिल है, और हटाने का अधिकार जो है वो बेसिकली संसद को प्रदान किया गया है।
तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। उसके बाद आपको पता है निश्चित सेवा शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए निश्चित सेवा शर्तें दी गई है और साथ ही साथ निश्चित सेवा शर्तों के साथ, निश्चित सेवा शर्तें मतलब उसके वेतन, भत्ते और पेंशन जो है बाकायदा कानून के माध्यम से तय होती है, जब चाहे आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो निश्चित सेवा शर्तें। और ये जो जितना भी खर्च है, ये खर्च भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत की संचित निधि पर भारित है कि भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। और आपको पता है कि भारत की संचित निधि से जब वेतन भत्ते दिए जाते हैं तो एक आम कानून, एक आम तरीके से आदेश से उसमें चेंज नहीं हो सकता। और इसी प्रकार पांचवा पॉइंट होगा न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। जब तक कि उनको हटाने का प्रपोजल नहीं लाएगा, उससे पहले किसी मुद्दे पर न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। और छठा, आपको पता है भारतीय संविधान यह भी प्रावधान करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है, क्योंकि वो किसी जज के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, सातवां पॉइंट, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता भी यहां पर दी गई है। एक आठवां पॉइंट और ध्यान रखना, न्यायपालिका की शक्ति में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायपालिका की शक्ति में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। और एक आपको बताया कि अगर कोई अवमानना करता है तो अवमानना पर दंडित करने की शक्ति भी दी गई है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की किसी आदेश की अवमानना करता है तो अवमानना पर उसे दंडित करने की, सुप्रीम कोर्ट को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और सबसे बड़ी बात कि संविधान पूरी की पूरी व्यवस्था करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न्यायपालिका कार्यपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का ये पृथक्करण जो है, ये भी इंपॉर्टेंट पावर यहां पर दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को आपके सामने रखकर उसका उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।